अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बायो एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उन बायो एलिमेंट्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वही बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी का मेकअप करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री का एक्चुअली आप लोग नेम से पता चल रहा होगा कि बायो एंड केमिस्ट्री दीज आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, कि बायो की ही ये ब्रांच है। आप लोगों ने स्टार्ट में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में। बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हमारे अंदर होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, और उन केमिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ होने वाले केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है। ठीक है, हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज क्यों होना चाहिए। एक तो जब हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होगा तो हमें मतलब उसकी वजह से हमें अपनी एनाटॉमी का पता हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इसका फ़ायदा इस तरह से है कि जब हम लोग अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, हम अपने फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, हम सारी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल सेल है, टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो स्टडी करते हैं ये भी तो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनी है, केमिकल से मिलकर बनी है। इट्स मीन दे हैव प्रॉपर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकी भी है। तो जब तक हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, हमें केमिकल प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, हमें केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में, उनकी बॉन्डिंग के बारे में, ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हम अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं, या डिफरेंट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सारी चीज़ों की बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कंट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स। ये जो सारी प्रोसीजर, फोटोसिंथेसिस हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अलावा डाइजेशन है, डाइजेशन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वाटर यूज़ होता है, तो वो भी सारे रिएक्शंस के नतीजे में ही डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके अलावा मसल कंट्रैक्शन है, मसल कंट्रैक्शंस के अंदर, मसल्स के अंदर एक्चुअली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली किससे रिलेट करती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस से रिलेट करती हैं, और अल्टीमेटली इन द एंड ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। All living things are made up of certain chemical compounds which are generally classified as organic and inorganic। अब जो chemical compounds होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा होगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट्स हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे जो मेकअप है बॉडी का, बॉडी मेकअप, उसके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। अच्छा, ये जो होते हैं, ठीक है, इसमें दो बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल, जिसको हम लोग कॉमनली एनिमल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं और उसकी परसेंटेज बताई हुई। वाटर है, इसमें प्रोटीन्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स की इसमें परसेंटेज बताई हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें है, बैक्टीरियल सेल में कितने और मेमेलियन सेल में। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड अ मेमेलियन सेल। The survival of an organism depends upon its ability to take some chemicals from its environment and use them to make chemicals of its living matter। अब होता क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। होता इस तरह कि हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, हम वहाँ से केमिकल्स को लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी का मेकअप कर सकें, या हमारी बॉडीज़ के प्रोसेस को फंक्शन में लेकर आने के लिए और उसके ऑर्गन्स को फंक्शन में लेकर आने के लिए उन कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो
एक तरह से हम अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरह से रन करें, ठीक है। फॉर दिस रीजन सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस एंड चेंजिंग देम केमिकली इन वेरियस वेज, बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड्स। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं डेफिनेटली उनको फर्दर प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स या इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। फिर उसको यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और हमारी बॉडी को जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है उन सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें, ठीक हो गया। इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ है वो केमिकल एक्टिविटीज़ पर बेस करती है, ठीक है। दिस केमिकल एक्टिविटी इज मेंटेन विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है जो हम लोग पूरा केमिकल प्रोसेस हो रहा है पूरी उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे से हमारा जो बॉडी सिस्टम होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अब हमने एक टर्म यहाँ पे पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो कलेक्टिवली उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये दो तरह से हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं कि हम लोग क्या होते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब पता क्या होता है कि दो तरह के रिएक्शंस है, ठीक है। कई दफ़ा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है तो हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और कई दफ़ा इस तरह से होता है कि हमें एनर्जी रिलीज़ करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उससे एनर्जी निकले और वो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म से निकले हैं। पहला है इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होती हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। और जब डेफिनेटली सिंपलर सब्सटेंसेस से कम्प्लेक्स बन रही है तो उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है ना कि एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन की इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस तो इस रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बॉलिक रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड विद, मतलब ये है कि लिविंग सेल्स के अंदर दोनों तरह के रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। कैटाबॉलिज्म भी हो रही होती है और एनाबॉलिज्म भी हो रही होती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी ब्रेक डाउन उनकी भी हो रही होती है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दोबारा से रीयूज़ किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन सकें, ठीक है। इंटरकन्वर्जेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब ये कि इनको हम लोग आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही के ब्रेक डाउन करके इस तरह की चीज़ें करके, ठीक है। दैट अकर कॉन्टिन्यूसली इन लिविंग सेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, अभी ये मैंने आपको बताया कि दोनों रिएक्शंस जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।